हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, स्थानीय नीति, सरना कोड और आरक्षण को लेकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की मूल आत्मा और भावना ओबीसी आरक्षण को 27% किए जाने, राज्य में सरना धर्म कोड लागू होने तथा खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने में बसी है। लेकिन केंद्र सरकार इन ज्वलंत मुद्दों पर कुंडली मार बैठी है। इन विषयों को लेकर अब वह आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि संघर्ष के अलावा अब कोई रास्ता नहीं है। जनता के दरबार में जाएंगे, वहीं निर्णय होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिसीमन पर पूरे देश में चर्चा हो रही है। इसके पीछे भी केंद्र सरकार का हिडन एजेंडा है। SC/ST सीटों को कैसे घटाया जाए, पिछली बार भी यह प्रयास हुआ था, लेकिन गुरु जी के नेतृत्व में इस मुद्दे पर झारखंड को सफलता मिली है। इस बार फिर केंद्र सरकार चतुराई के साथ परिसीमन लागू करने का षड्यंत्र कर रही है। उनकी इस पर पूरी नज़र है। इसको लेकर वह आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, भले वह सरकार में रहे या ना रहे। मुख्यमंत्री गुरुवार को विधानसभा में बजट सत्र के समापन में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि केंद्र सरकार बड़ी चतुराई से जनता पर टैक्स का बोझ डाल रही है। RBI द्वारा किए गए संशोधन के बाद अब ATM से पैसा निकालने, अपने बैंक अकाउंट की जानकारी लेने पर पहले से ज़्यादा पैसा लग रहा। हटाया जा रहा सिरमटोली फ्लाईओवर का एक हिस्सा, सरहुल से पहले पूरा होगा काम। सिरमटोली फ्लाईओवर का एक हिस्सा हटाया जा रहा। मिली खबर के मुताबिक सरहुल पर्व को देखते हुए इस काम को 31 मार्च तक पूरा करने की बात कही गई। बता दें कि सरहुल पर्व 1 अप्रैल को मनाया जाना है। इसके साथ ही सिरमटोली फ्लाईओवर का लगभग 3 महीने से जारी विवाद अब समाप्त हो गया है। सरना स्थल के निकट फ्लाईओवर के निर्माण से कई आदिवासी संगठनों में रोष था। यह मुद्दा बजट सेशन के दौरान विधानसभा में भी उठाया गया था। इसके जवाब में CM हेमंत सोरेन ने खुद कहा था कि किसी को चिंतित होने की जरूरत नहीं, सरकार उचित फैसला लेगा। रांची बंद के दौरान आजसू नेता परवीन प्रभाकर गिरफ्तार। अल्बर्ट इक्का चौक पर कर रहे थे प्रदर्शन। पूर्व जिला परिषद सदस्य अनिल टाइगर की नृशंस हत्या के विरोध में आहूत रांची बंद में आजसू पार्टी के वरिष्ठ नेता परवीन प्रभाकर को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ मुमुद वर्मा समेत दर्जनों कार्यकर्ताओं को अल्बर्ट इक्का चौक पर 12 बजे प्रदर्शन करते गिरफ्तार किया गया। SCB के हत्थे चढ़ा घूसखोर रोजगार सेवक, 5,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने चतरा जिले के इटखोरी प्रखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है। SCB हजारीबाग की ट्रैप टीम ने जाल बिछाकर इटखोरी प्रखंड अंतर्गत नवादा और धनखेरी पंचायत के रोजगार सेवक उमेश कुमार को रंगे हाथ पकड़कर महकमे में हड़कंप मचा दिया है। रोजगार सेवक को इटखोरी चौपारण मुख्य मार्ग स्थित इटखोरी बाजार के महाराजा फर्नीचर दुकान से गिरफ्तार किया गया। रोजगार सेवक इटखोरी प्रखंड अंतर्गत नरचा कला गांव निवासी विनोद सिंह से मनरेगा योजना के तटबंध निर्माण का पूरा काम कराने के नाम पर 5,000 रुपये रिश्वत ले रहा था। गिरफ्तारी के बाद भ्रष्टाचार निरोधक दस्ता की टीम रोजगार सेवक को अपने साथ हजारीबाग ले गई। शराब दुकान में लगी आग, 70,000 केस और शराब की बोतलें जलकर राख। जमशेदपुर के बारेडी बाजार में स्थित एक शराब दुकान में आग लग गई। मामला सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र का है। दुकान के कर्मचारी अरविंद कुमार को सुबह 8 बजे आग लगने की सूचना मिली। उन्होंने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। सिद्धगोड़ा थाना पुलिस और झारखंड सरकार की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में रखे करीब 70,000 रुपये केस और बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें जल गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। दुकान मालिक से पूछताछ की जा रही। DGP ने कहा, सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों पर NSA और CCA के तहत होगी बड़ी कार्रवाई। ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट मोड में है। खासकर सोशल मीडिया पर तनाव फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ तो पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करने का प्लान तैयार कर लिया है। सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वाले लोगों को झारखंड के DGP ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे तत्वों NSA और CCA के तहत कार्रवाई की जाएगी। झारखंड के कुछ जिलों में हाल ही के दिनों में पर्व त्यौहार के दौरान हुए सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए ईद, सरहुल और
रामनवमी को लेकर झारखंड पुलिस विशेष रूप से सजग है। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए कम्युनल तनाव फैलाने वाले को कड़ी चेतावनी दी है। डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया के उपद्रवी जमीन पर उपद्रव करने वाले से ज़्यादा खतरनाक साबित होते हैं। ऐसे लोगों की रीच बहुत ज़्यादा होते हैं जो समाज के लिए बेहद खतरनाक है। डीजीपी ने सोशल मीडिया पर जहर फैलाने वाले तमाम असामाजिक तत्वों को चेतावनी देते हुए यह कहा कि अगर वे सोचते हैं कि सोशल मीडिया पर जहर फैलाकर वे बच जाएंगे तो यह उनकी भूल है। झारखंड पुलिस के पास ऐसे तमाम टेक्निकल साधन उपलब्ध है जिसके जरिए फेक आईडी बनाकर कम्युनल तनाव फैलाने वाले की पहचान की जा सकती है। डीजीपी ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए और सीसीए के तहत होगी कार्रवाई। ऐसे लोग सावधान हो जाएं वरना उन्हें गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। अबुआ आवास योजना में घोटाला, समन्वयक की पत्नी के नाम पर आवेदन। रांची विकास भवन में अबुआ आवास योजना में घोटाले की खबर सामने आई है। इस बार मामला सिर्फ छोटे कर्मचारी पर गाज गिराने का नहीं बल्कि योजना के समन्वयक अमित कुमार पर गंभीर आरोप लगे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि योजना के समन्वयक अमित कुमार की पत्नी के नाम पर इस योजना में आवेदन दिया गया। इतना ही नहीं, उनके आवेदन की वेरिफिकेशन प्रक्रिया 3 चरणों से गुजर चुकी है। हालांकि योजना समन्वयक इससे अनभिज्ञता जता रहा। ऐसे में सवाल उठता कि अगर उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी तो उनकी पत्नी के नाम पर डाले गए आवेदन की वेरिफिकेशन प्रक्रिया कैसे 3 स्टेज पार कर गई? क्या किसी ने इसकी जांच नहीं की? अबुआ आवास योजना में रिश्वत लेकर आवंटन की शिकायतें लगातार सामने आती रही है, लेकिन कार्रवाई सिर्फ उन्हीं पर होती है जो साहब के करीबी नहीं होते हैं। 9 कर्मचारियों को यह कहकर निकाल दिया गया कि आप पर रिश्वत लेकर आवास आवंटित करने का आरोप है। साथ ही उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन योजना के समन्वयक पर आरोप लगने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। सीएम हेमंत सोरेन का प्रयास ला रहा रंग, मानव तस्करी के शिकार 25 नाबालिग बच्चे कराएंगे मुक्त। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सार्थक प्रयास से लगातार मानव तस्करी के शिकार बालक बालिकाओं को मुक्त कराकर उनके घरों में पुनर्वासित किया जा रहा। इसी कड़ी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र नई दिल्ली द्वारा मानव तस्करी के शिकार 25 नाबालिग बच्चों को वापस झारखंड पुनर्वासित किया जा रहा। इन सभी बच्चों की उम्र 12 से 27 वर्ष के बीच है। इसमें ज़्यादातर बच्चियों को एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र द्वारा दिल्ली पुलिस एवं स्थानीय एनजीओ के सहयोग से दिल्ली एवं दिल्ली से संबंधित राज्यों के विभिन्न स्थानों में रेस्क्यू किया गया। कथित जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के 2 मुख्य सरगना गोरखपुर से गिरफ्तार। कथित जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। पिछले दिनों सीआईडी ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और बताया था कि मुख्य सरगना गोरखपुर का रहने वाला है। गुरुवार को सीआईडी एक रिलीज जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि सीजीएल पेपर लीक में कथित धोखाधड़ी और उम्मीदवारों से धन उगाही करने वाले 2 मुख्य सरगना सदस्य को गिरफ्तार किया गया है। दोनों की पहचान संदीप त्रिपाठी और विवेक रंजन के रूप में हुई है। संदीप बिहार के गोपालगंज का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल गोरखपुर में रहता था। विवेक भी गोपालगंज का रहने वाला है। सीआईडी ने बताया कि दोनों के खिलाफ झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ अनफेयर मीन्स एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2023 के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है। जमीन का पट्टा देने के नाम पर मांग रहा था 5,000 रुपये की रिश्वत, ऐसे हुई कार्रवाई। एसीबी की टीम ने लोहरदगा जिले के रजिस्ट्री ऑफिस में छापेमारी कर रिश्वत लेते कंप्यूटर ऑपरेटर को गिरफ्तार किया है। पैसे मांगने की शिकायत पर जब एसीबी रांची के पास पहुंची तो सबसे पहले एसीबी की टीम ने मामले का सत्यापन किया। जब सत्यापन हुआ कि आरोप सत्य है तो एसीबी की टीम ने जाल बिछाया और उसके बाद रिश्वत मांगने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर को धर दबोचा। पूरे मामले को लेकर एसीबी रांची ने एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी की है, जिसमें पूरे मामले की जानकारी दी गई। एसीबी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। गिरफ्तार कंप्यूटर ऑपरेटर को लेकर एसीबी की टीम रांची चली गई। दरअसल लोहरदगा जिले के हजारीबाग में हिंसक झड़प के बाद सामान्य हुआ हालात। 5 लोगों को जिला बदर का नोटिस। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम। रामनवमी पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। विगत दिनों झंडा चौक के निकट हुए 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति सामान्य हो रही है। हजारीबाग में लोग घर से बाहर निकल रहे, वहीं ईद का बाजार भी सज कर तैयार है।
जनजीवन भी सामान्य हो रहा। हजारीबाग में हिंसक झड़प के बाद अब जिला प्रशासन की ओर से बैठकों का दौर भी जारी है। यह घटना क्यों घटी, इसे लेकर भी मंथन किया जा रहा। दोनों समाज के लोगों से वार्ता भी किया जा रहा। हजारीबाग एसपी का कहना है कि सभ्य समाज में इस तरह की घटना होना बेहद चिंतनीय है। उन्होंने कहा कि शांति के साथ पर्व संपन्न हो यह सबसे जरूरी है। यह हजारीबाग के लोगों की जिम्मेदारी है कि वह ऐतिहासिक रामनवमी की विरासत को बचाए रखे। एसपी ने उदाहरण देते हुए कहा कि रामनवमी में सभी समुदाय के लोग राम भक्तों का स्वागत करते हैं, उन्हें ठंडा पानी पिलाते हैं और माला भी पहनाते हैं। इसके बावजूद इस तरह की घटना घटी खुद में कई सवाल खड़ा कर रहा है। उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्वों के द्वारा शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश की जाती है। आम जनता को जागरूक होना चाहिए। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसे लेकर सोचने की ज़रूरत है। राजधानी रांची के इन 12 इलाकों में 12 अप्रैल तक ठप रहेगी बिजली। राजधानी रांची के कई बड़े इलाकों में 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली कटौती होगी, क्योंकि इस दौरान मरम्मत का काम किया जाएगा। झारखंड ऊर्जा निगम लिमिटेड ने इस संबंध में नोटिस जारी किया है। मिली जानकारी के अनुसार हटिया 1 ग्रिड सब स्टेशन में 50 MVA पावर ट्रांसफार्मर नंबर 1 की मरम्मत जरूरी हो गई है। इस कारण हटिया 1 ग्रिड से जुड़े कई इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। मरम्मत कार्य 3 अप्रैल से शुरू होकर 12 अप्रैल की शाम तक चलेगी। बिजली आपूर्ति राजभवन, हरमू, रातू, ब्राह्मणे विधानसभा और बेड़ों में बाधित रहेगी। रांची के HEC कर्मियों के लिए खुशखबरी, एक साथ 3 महीने का वेतन मिलने से खिले चेहरे। HEC कर्मियों को गुरुवार को एक साथ 3 महीने का वेतन मिला। इस बाबत भाजपा नेता विनय जायसवाल ने बताया, रक्षा मंत्रालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत लंबे समय से बकाया चली आ रही राशि HEC को मिली है, जो करीब 43 करोड़ 95 लाख रुपए है। यह केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ के प्रयास से संभव हो सका है। गुरुवार को HEC मुख्यालय में प्रबंधन के साथ बैठक हुई, जिसमें आर्थिक संकट के कारण प्रबंधन बकाया वेतन में से 2 महीने का वेतन देने का तैयार किया था, लेकिन बैठक के दौरान CMD से दूरभाष कर वार्ता के बाद 3 महीने का वेतन एक साथ देने की सहमति बनी, जो कर्मियों के बैंक खाते में चला गया। गिरिडीह DC ने कहा, त्योहारों पर नहीं बजेगा DJ, भड़काऊ पोस्ट करने वालों पर होगी कार्रवाई। ईद, सरुल व रामनवमी पर्व को लेकर गिरिडीह जिला समाहरणालय सभागार में गुरुवार को शांति समिति की बैठक हुई। DC नमन प्रियेश लाकड़ा की अध्यक्षता में हुई बैठक में SP डॉक्टर विमल कुमार, SDO, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी थाना प्रभारी व सामाजिक संगठनों के लोग उपस्थित थे। DC व SP ने त्योहारों को लेकर अनुमंडलवार तैयारियों की बारी बारी से जानकारी ली। दोनों अधिकारियों ने लोगों से सौहार्दपूर्ण वातावरण में त्यौहार मनाने की अपील की। DC ने कहा, त्यौहार के दौरान DJ बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। सोशल मीडिया पर प्रशासन की कड़ी नज़र रहेगी। भड़काऊ पोस्ट करने वालों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। DC ने अधिकारियों को त्योहारों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए हैं। कहा कि संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरते, साफ सफाई, यातायात प्रबंधन, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि त्योहारों के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ड्रोन और CCTV कैमरे से निगरानी रखेगा। अफवाहों पर ध्यान न देने और संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तुरंत टोल फ्री नंबर 112 पर देने की अपील की गई है। DC ने कहा कि जिला नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा। किसी तरह की दिक्कत होने पर तुरंत नियंत्रण कक्ष को सूचना दे सकते हैं। महिला के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप, मरीज की मौत पर परिजनों का हंगामा। दुमका जिले के फूलोझानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में गुरुवार को इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा। इसके साथ ही 62 वर्षीय पवनी देवी के शव को मेन गेट पर रखकर अस्पताल के द्वार को जाम कर दिया। दुमका जिला में जामा थाना क्षेत्र के नावाडीहा गांव की रहने वाली पवनी देवी अपनी बहन के घर भगवत कथा के आयोजन में गोपी कांदर बाजार गई थी। बुधवार रात अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। स्थानीय स्तर पर इलाज की कोई व्यवस्था न देख उन्हें दुमका लाकर फूलोझानो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज के परिजन का कहना है कि पवनी को सांस लेने में परेशानियां हो रही थी। हम लोगों ने ड्यूटी पर कार्यरत
डॉक्टर और नर्स को बेहतर इलाज करने की गुहार लगाई, पर उन्होंने इसमें लापरवाही बरती। मरीज को तत्काल ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, पर ऑक्सीजन नहीं चढ़ाया गया। इससे उनकी स्थिति बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। सीएम हेमंत ने अनिल टाइगर पर फायरिंग की निंदा की। विधानसभा में कहा, दिवंगत के परिजनों के साथ पूरी सहानुभूति। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुरुवार को झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन अपने समापन भाषण में कहा कि दिवंगत अनिल टाइगर पर फायरिंग की घटना अत्यंत निंदनीय है। उनके परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति और संवेदना है। वहीं विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि हम जैसे कमज़ोर और आदिवासी लोग जब मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो भाजपा के लोगों को तकलीफ होती है। कहा, राज्य में लंबित नियुक्तियों को जल्द पूरा किया जाएगा। कहा कि सदन को लंबे समय के बाद नेता प्रतिपक्ष मिला। उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि आने वाले 25 को ध्यान में रखकर काम करेंगे और नई पारी खेलेंगे। कहा कि कोल रॉयल्टी के अलावा भी केंद्र पर झारखंड सरकार का बकाया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की तमाम साजिशों और सरकार गिराने के प्रयासों के बावजूद उनकी सरकार पहले से अधिक मजबूती के साथ सत्ता में वापस आई है। जनता ने विपक्ष का असली चेहरा देख लिया है और उनका नकाब अब पूरी तरह उतर चुका है। राज्य गठन के बाद पहली बार राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट सदन में पेश। 2000 करोड़ अनुदान की उम्मीद जागी। राज्य मंच वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शहरी स्थानीय निकाय और पंचायती राज्य संस्थाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए अपनी अनुशंसा की है। साथ ही राज्य सरकार ने राजस्व में इन संस्थाओं की भागीदारी 5% निर्धारित करने की अनुशंसा की है। राज्य गठन के बाद से सदन में पेश की जाने वाली राज्य वित्त आयोग की यह पहली रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अभाव में 15वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी निकायों को दी जाने वाली 2000 करोड़ रुपए के अनुदान को रोक दिया था। राज्य पंचम वित्त आयोग ने राज्य के राजस्व स्रोतों से पंचायती राज्य संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों के बीच फंड के बंटवारे का अलग अलग फार्मूला की अनुशंसा की है। इसके तहत सरकार द्वारा दी जाने वाली 5% राशि का 60% हिस्सा पंचायती राज्य संस्थाओं को और 40% हिस्सा शहरी निकायों को देने की अनुशंसा की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में 5वीं राज्य संस्थाओं को फंड देने के लिए आबादी को 90% और क्षेत्रफल को 10% वेटेज देने की अनुशंसा की है। शहरी स्थानीय निकायों के लिए आबादी को 75% और क्षेत्रफल को 25% वेटेज देने की अनुशंसा की है। राज्य सरकार ने पुनर्वास और विस्थापन आयोग के गठन की घोषणा की। झारखंड सरकार ने राज्य में विस्थापन, पुनर्वास और भूमिहीनों के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सरकार ने घोषणा की कि राज्य में विस्थापन एवं पुनर्वास नीति को प्रभावी रूप से लागू करने और इससे जुड़े सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समीक्षा के लिए एक विशेष विस्थापन एवं पुनर्वास आयोग का गठन किया जाएगा। इस संबंध में जारी सरकारी वक्तव्य के अनुसार 8 जुलाई 2024 को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि राज्य में विस्थापन से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास और उनके अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए यह आयोग आवश्यक होगा। आयोग का मुख्य उद्देश्य झारखंड टेनेंसी एक्ट और अन्य भूमि सुधार कानूनों के तहत विस्थापित लोगों के पुनर्वास और मुआवजा नीति को प्रभावी बनाना होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग के गठन की प्रक्रिया 90 दिनों के भीतर पूरी कर ली जाएगी। इससे राज्य के उन नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है जो औद्योगिक, खनन और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए हैं। इससे पहले झारखंड विधानसभा में माननीय रोशन लाल चौधरी द्वारा पूछे गए एक गैर सरकारी प्रश्न के उत्तर में सरकार ने विस्थापन और पुनर्वास से संबंधित अपनी स्थिति स्पष्ट की थी। इसके बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि इस विषय पर एक अधिक संगठित और अस्थायी समाधान प्रदान करने के लिए आयोग का गठन किया जाए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।